चलिए इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की। सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर टाइप ऑफ टेस्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला आपका होता है वर्बल प्रकार का, दूसरा आपका होता है नॉन वर्बल प्रकार का और तीसरा आपका होता है परफॉर्मेंस प्रकार का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होगा आपका शाब्दिक, यहाँ पर होगा आपका अशाब्दिक और यहाँ पर होगा आपका कौन सा, यहाँ पर होगा आपका निष्पादन वाला यानी कि परफॉर्मेंस वाला। ठीक है, आपके सामने कोई टेस्ट दिया है, हो सकता है कि आपसे आपसे उससे उसमें पूछें कि एबीसीडी का मतलब क्या होता है। हो सकता है आपको कुछ दूसरा टेस्ट दिया हो जिसमें आपको दिया हो केवल टिक मार्क करने के लिए, या फिर आपको हो सकता है कुछ इस प्रकार के लकड़ी के आपको जमाने के लिए दिए जाएंगे। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे एज अ परफॉर्मेंस टेस्ट। इसको आप क्या बोलेंगे, सही गलत टिक मार्क करना है, इसको आप बोलेंगे नॉन वर्बल वन। और इसको आप जो इसमें एबीसीडी की जानकारी पढ़ा लिखा होना आपका जरूरी है, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे शाब्दिक परीक्षण। उसके बाद देखिए अगला जो आता है, अच्छा इसमें दो प्रकार के और हो सकते हैं, एक होता है आपका पावर वाला टेस्ट और दूसरा होता है कौन सा आपका, दूसरा होता है आपका स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट में क्या होता है, आपकी स्पीड जांची जाती है। जैसे आपने देखा होगा बैंक वगैरह एग्जाम्स, वहां पर क्या मैटर करता है, वहां पर मैटर करती है आपकी स्पीड, आप कितना स्पीड से कर पा रहे हैं। लेकिन जहां पर हम बात करेंगे पावर की, पावर में इसका ये मतलब होता है आपको कितना नॉलेज है, आप कितना उस चीजों को स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों में मुख्य फर्क किसका होता है, वही जो सवाल था आपके जून 24 के अंदर पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। टाइप ऑफ टेस्ट में किसका फर्क होता है, आपके आइटम्स का फर्क होता है। अगर हम किसके बारे में बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे वर्बल और नॉन वर्बल के बीच में। ठीक है, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक के बीच आपको जो है अगर फर्क करना है तो कैसे फर्क होगा, वो होगा फर्क केवल और केवल आपके मदों के माध्यम से, यानी कौन सा मद है कौन सा मद नहीं है उसके माध्यम से केवल आपका जो है इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला देखिए आपको दिया है यहाँ पर टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि परीक्षण निर्मिति। परीक्षण निर्मिति में देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर आइटम राइटिंग के बारे में और यहाँ पर आपको दिया है आइटम एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे मत लेखन के बारे में। क्या है मत लेखन में, आप क्या करते हैं, आप आइटम्स लिखते हैं। ठीक है, आपको किसके बारे में लिखना है, साइकोलॉजी के बारे में लिखना है, ज्योग्राफी के बारे में लिखना है। ठीक है, किस प्रकार का आप आइटम लिखेंगे, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या वो ऐसे टाइप के होंगे। ठीक है, या फिर उसको केवल टिक वाले होंगे, किस प्रकार का आप आइटम इंक्लूड करेंगे अपने परीक्षण के अंदर। एक टेस्ट के अंदर क्या होता है आपको मालूम है, 100 आइटम्स होते हैं, 110 आइटम्स होते हैं, जितना आपकी मर्जी है उतना आप रखें उसको वहां पर। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी आपकी आइटम राइटिंग आएगी। आइटम राइटिंग के अंदर क्या क्या करना है आपको, आपको ध्यान रखना होगा कि आप वस्तुनिष्ठ चाह रहे हैं या फिर आप सब्जेक्टिव चाह रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट बनाना या फिर आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। वो किसके अंदर रखना होगा, वो ध्यान रखना होगा आपको यहाँ पर इस प्रकार के टेस्ट के अंदर जो भी आप परीक्षण बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हम कहाँ पर करते हैं, ये सब करते हैं जो हमको क्या करना होता है, जो हमको करना होता है आइटम राइटिंग। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका आइटम एनालिसिस। इसके अंदर आपको बताया हुआ है दो प्रकार के इंडेक्स होते हैं, एक होता है आपका डिफिकल्टी वाला और एक होता है कौन सा आपका डिस्क्रिमिनेशन वाला। डिफिकल्टी यानी कि हाईएस्ट कहाँ देखने मिलती है हमको 0.5 में हमको देखने मिलती है कि ये जो टफ टेस्ट है ना तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ना तो इसको डिफिकल्टी से या फिर इसको जो है कठिन माना जा सकता है। ठीक है, इसको हम कहाँ पर कहते हैं, इसको हम कहते हैं 0.5 में। कई बार हमने इसको पीवाईक्यू में किया भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर आइटम एनालिसिस के अंदर एक और क्या था आपका, वो था आपका आइटम डिस्क्रिमिनेशन, कि प्रॉपर्ली वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है दूसरे वाले आइटम से या नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक सवाल में आपने पूछा कि लिप्जिश जर्मनी में क्या हुआ था और अगले सवाल में पूछ रहे हैं वुड ने अपनी पहली जर्मनी में कहां पर प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली जो हम इस चीजों को सवाल आपका जो है सेम है, यानी ये आइटम भी सिमिलर है, ये आइटम भी सिमिलर है, और उस ऑप्शंस के बीच हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेट प्रॉपर्ली कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तब हम बात करेंगे आइटम एनालिसिस के बारे में, यानी कि मद विश्लेषण के बारे में। ठीक है, पहले क्या आएगा, आइटम राइटिंग आएगी, उसके बाद ही तो आप इसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद क्या आता है, टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलायबिलिटी लगाते हैं, वैलिडिटी लगाते हैं, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं वहां पर, उसके अंदर हम लगाते हैं नॉर्म्स। ठीक है, तो किसी भी टेस्ट परीक्षण में, किसी भी टेस्ट कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, पहले आएगा आपका आइटम राइटिंग, दूसरा क्या आएगा आपका आइटम एनालिसिस, फिर कौन आएगा आपका इरविन। इरविन ध्यान रखना है आपको, आइटम एनालिसिस राइटिंग पहले आएगी, आइटम एनालिसिस के बाद आएगा, फिर रिलायबिलिटी, फिर वैलिडिटी, और फिर आपका अंत में क्या आएगा, नॉर्म्स। मानक हमेशा कहां पर आएंगे, मानक हमेशा सबसे एंड में आएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे आपकी रिलायबिलिटी के बारे में। वैलिडिटी के बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कौन क्री कौन का जो निमोनिक है, कंटेंट, क्राइटेरियन और कंस्ट्रक्ट वाली। ठीक है, कंटेंट, क्राइटेरियन, कंस्ट्रक्ट में आपको बताया था यहाँ पर मल्टी मेथड वाले बारे में। ठीक है, मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड के बारे में, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के बारे में, उसको आपको ध्यान रखना है। फिर लाइबिलिटी में देखिए आपकी सबसे पहले कौन सी आएगी, आपकी आती है टेस्ट रीटेस्ट लाइबिलिटी, यानी कि एक परीक्षण आज किया उसके 15 दिन बाद आप जो है फिर से उसको कर देंगे, वहां पर एरर क्या आएगा, एरर वेरिएंस क्या आएगा आपका, वहां पर टाइम जो है वो आपका वहां पर एरर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी आपकी मेनली आईसीआर के बारे में। आईसीआर क्या है आपका, वो है आपकी आंतरिक निरंतरता विश्वसनीयता, यानी कि इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के अंदर हमने बात की थी। क्या क्या आता है आपका, ऑडी 1 आता है, स्प्लिट हाफ आता है, उसके साथ क्या आएगा आपका रूरन फ्लैंगन आएगा, आपका KR20 आएगा, और आपका क्रोनबर्ग अल्फा आएगा। ये सब किसके अंदर आएगा आपके, ये सब आपके आईसीआर के अंदर आएगा, और इसी से संबंधित सवाल आपको जो है जून 24 में आपको ऑलरेडी पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी आंतरिक विश्वसनीयता, आंतरिक निरंतरता विश्वसनीयता है या नहीं है। उसका आंसर क्या रहेगा, आंसर वही रहेगा जो आपको बताया है, स्प्लिट हाफ, रूरन फ्लैंगन फार्मूला और आपका क्रोनबर्ग अल्फा और पुडर रिचर्डसन। ठीक है, जहां पर क्या करते हैं डाइकोटोमस आइटम्स हो या ना हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है सीए के अंदर। ठीक है,
वही आपको बताया था एक और चीज के बारे में, वो क्या है, वो है आपकी कोहेंस कप्पा। कोहेंस कप्पा खैर आगे बताएंगे। जब हम किसके बारे में बात करते हैं, कोहेंस कप्पा कब आता है, ये आएगा तब आपके, जब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे आपकी इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी के बारे में, ठीक है। अंतर समूह, अंतर रेटर विश्वसनीयता की जो हम बात करेंगे, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी की जो हम बात करेंगे, हमारे पास दो इंटर रेटर होंगे तो हम क्या बात करेंगे, तो हम बात करेंगे इसके अनुसार कोहेंस कप्पा वहां पर निकालेंगे, ठीक है, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी के अंदर। तो कितने प्रकार की रिलायबिलिटी हमारे पास हो गई, पहली हम बात करी टेस्ट रिटेस्ट के बारे में, दूसरी हमने बात की आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के बारे में, तीसरी हमने बात की आपकी इंटर स्कोरर के बारे में, और चौथी जो एक बच गई है वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी पैरेलल फॉर्म, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन सा एरर आता है वो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, टाइम आएगा, कंटेंट आएगा, ठीक है। तो पैरेलल फॉर्म बोले आप इसको, अल्टरनेट फॉर्म बोले, ठीक है, जो भी आप बोले, नाम दोनों का एक है, काम लेकिन एक ही है, ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। सेकंड वाली जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपकी स्प्लिट हाफ है, फिर आपकी यहाँ पर आएगी कूडर रिचर्डसन, फिर आपकी आएगी यहाँ पर रोलन फ्लैंगन फार्मूला, और आपका आएगा यहाँ पर क्रोनबाक अल्फा, ठीक है। क्रोनबाक अल्फा, कूडर रिचर्डसन हमेशा साथ साथ में चलेंगे, और ये जो आपका स्प्लिट हाफ है इसको कभी कभी अलग से भी हम देखने मिलता है, ये हमने किया था पीवाईक्यू के अंदर, ठीक है। तो इसके आधार पे हमने कई बार किया हुआ है, रिलायबिलिटी हमने यहाँ पे कवर किया। अब हम जो अगला देखने वाले हैं वो किसके बारे में है, वो है आपकी वैलिडिटी के बारे में, यानी कि आपकी वैधता के बारे में। नॉर्म्स आपको मालूम है, नॉर्म में आप क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं स्टैंडर्डाइज स्कोर, ठीक है। स्टैंडर्डाइज स्कोर में आपका एक मालूम है जेड स्कोर है, जेड स्कोर का कितना होता है आपका, जेड स्कोर का मीन 0 होगा और आपका जो डिविएशन है 1 होगा। टी स्कोर में कितना होगा, ये आपका 10 होगा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो, और आपका मीन कितना रहेगा, मीन वहां पर 50 रहेगा। स्टैंड में 2.5 वहां पर चलता है, स्टैंड और स्टैंड में। पीवाईक्यू में ऑलरेडी किया हुआ है, रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगली जो बात करने वाले हैं वो वैलिडिटी के बारे में है, जो आपकी कंटेंट वाली फेल हो जाएगी, जो आपकी कंकरेंट वाली फेल हो जाएगी, ठीक है, क्राइटेरियन वाली जो फेल हो जाएगी। तो तीसरी जो निकल के आती है वो कौन सी निकल के आती है, वो निकल के आती है आपकी निर्मिति वैधता, यानी कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। जब आप कोई चीज कंस्ट्रक्ट करेंगे, कब करेंगे, जब आपका पहला जो दो चीजें हैं वो फेल हो जाएंगी तो इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहीं से क्या निकल के आता है आपका, यहीं से निकल के आता है आपका कैम्बेल एंड फिस्के का, याद है निमोनिक, आपको बताया था, निमोनिक नहीं आपको पीआईक्यू बताया था। कैम्बेल एंड फिस्के ने क्या दिया है आपको, यहाँ पर एमएम दिया हुआ है, एमएमटीएम, ठीक है, मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपका एमटीएम मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड मैट्रिक्स, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, किसके द्वारा दिया गया है, कैम्बेल एंड फिस्के के द्वारा दिया गया है। आपकी वहां पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू भर भर के किए हैं हमने इसको यहाँ पर, इन चीजों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दो मुख्य चीजें कौन सी है, पहली आपकी रिलायबिलिटी हो गई, दूसरी आपकी वैलिडिटी हो गई। इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, आपकी कंटेंट आएगी, आपकी क्राइटेरियन आएगी, और तीसरी कौन सी आएगी, वो आएगी आपकी कंस्ट्रक्ट वाली। जब ये दोनों फेल हो जाएंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्ट का, ठीक है। उसके पहले नहीं करेंगे, मतलब कर सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी के ऊपर है। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी रिलायबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर क्या क्या गिरेगी, यहाँ पर गिरेगी आपकी अल्टरनेट फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, कुछ भी बोले आप, आपकी गिरेगी स्प्लिट हाफ यहाँ पर, ठीक है। और ये आपकी आईसीआर में आएगी स्प्लिट हाफ वाली। फिर आपकी कौन सी आएगी, आपकी आएगी एक और वो जो है टेस्ट रीटेस्ट वाली, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और एक और थी आपकी इंटर स्कोरर वाली। इतना ही केवल आपको इसके अंदर रिवाइज करना है, इतना ही केवल आपको इसके अंदर रिवाइज करना है, बाकी आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की नॉर्म के बारे में भी। नॉर्म क्या है, ये आपके मानक है। पहले हमारा क्या होता है, पहले रॉ स्कोर आएगा हमारे पास, रॉ स्कोर क्या, जो हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे तो क्या बन जाता है हमारा स्टैंडर्ड स्कोर बन जाता है, और वहां से हमको क्या देखने मिलता है, खैर वो हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के अंदर, हमने की हुई है उसको। अगला देखिए यहाँ पर क्या है आपकी एरियाज ऑफ टेस्टिंग। एरियाज ऑफ टेस्टिंग में आपके पास क्या क्या है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है, और एप्टीट्यूड है, पर्सनैलिटी असेसमेंट है, और इंटरेस्ट इन्वेंटरीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस में कौन कौन सा आपके पास है, आपके पास है वेशलर का WAIS, आपके पास है SB5, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने 5 वाला, ठीक है। क्रिएटिविटी में कौन सा आपके पास है, देखिए आपके पास है TTCT, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, जहां पे हमने इस बार सवाल सॉल्व किया था एक वेरिफिकेशन वाला, ठीक है। क्या देखने मिलता है हमको, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलैबोरेशन हमको देखने मिलता है टॉरेंस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट में देखिए आपका पिछली बार पूछा था आपको बेंडर गेस्टाल्ट के बारे में, उसके अंदर कितने डिजाइन होते हैं वो किया था हमने वहां पर। एंड देन एक और चीज थी आपकी, वो क्या है, वो है आपका लूरिया नेब्रास्का बैटरी, वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। लूरिया वही आपके पास मॉडल वाले अलेक्जेंडर लूरिया। देन आपका आता है यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में, और आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट, याद करिए टेस्टिंग सीरीज का हमने सेकंड 13 जो लेक्चर लगाया था वहां पर, वहां हमने सारे इन सभी मेनली मेजर जो टेस्ट थे आपके उनके बारे में हमने बात की हुई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले सबसे पहले आपके सामने क्या है, WAIS यानी कि वेस्टर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। अब इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ एडल्ट इंटेलिजेंस, यानी कि वयस्कों के बुद्धि को परीक्षण करने के लिए दिक्कतें आ रही थी, इसलिए आपके वेस्लर यहाँ पर ये लेके आते हैं, ठीक है। एडल्ट इफेक्टिव इंटेलिजेंस स्केल नहीं थी उस वक्त तक, इसके लिए लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1939 में इसकी शुरुआत होती है वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की। पहले इसका नाम था वेस्लर बेलव्यू स्केल, 2 इक्विवेलेंट फॉर्म में था पहले, फॉर्म 1 और फॉर्म 2, ठीक है। चिल्ड्रन 10 साल और उसके ऊपर के लिए था, ठीक है, यानी कि 10 साल और उसके ऊपर के बच्चों के लिए था, मतलब आई मीन वयस्कों के लिए था आपका 1939 वाला, ठीक है। दो फॉर्म में था, दो एक जैसे फॉर्म थे, इक्विवेलेंट यानी कि एक जैसे फॉर्म थे। यहाँ पर देखिए 10-10 थे, इसके अंदर 5 वर्बल 5 नॉन वर्बल और सेम यहाँ पर, ठीक है। ईच कंटेन 10 सब टेस्ट। आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि दो फॉर्म थे इसके अंदर,
और दोनों के अंदर कितने थे, 10-10 यहाँ पर थे, 5 वर्बल वाले थे, 5 नॉन वर्बल वाले थे। उसके बाद देखिए 1955 में इसको रीनेम किया एज अ वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो पहले इसका नाम क्या था, पहले नाम था वेशलर बेलव्यू। फिर इसके अंदर कितने हुए, यहाँ पर 11 सब टेस्ट हुए, 6 वर्बल वाले और 5 नॉन वर्बल वाले, और ये था आपका जून दिसंबर वाला सवाल था आपका, ठीक है, दिसंबर में आपको सवाल पूछा गया था इससे संबंधित। उसके बाद देखिए अगला रिवीजन हुआ 81 में और अगला हुआ 97 में, यानी कि पहला यहाँ था, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ पर, ठीक है। वेस्लर 3 उसके अंदर कितने थे, देखिए यहाँ पर 7-7 आ गए, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछेगा 97 में कितने थे आपके पास, तो 7 वर्बल और 7 परफॉर्मेंस स्केल थे, ठीक है। अभी आपको बताया था ऊपर वर्बल और परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर 7 थे इसके अंदर और 7 थे यहाँ पर परफॉर्मेंस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 7 वर्बल 7 परफॉर्मेंस स्केल आ जाएंगी 1997 के अंदर। 55 आपसे पूछ चुका है जहां पर 6 वर्बल थे और 5 यहाँ पर आपके नॉन वर्बल थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 नॉर्म्स है इसके अंदर, एड एडजस्टेड नॉर्म्स और रेफरेंस ग्रुप नॉर्म, उससे कुछ मतलब नहीं आपको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इनका मीन कितना होता है, 100 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मीन कितना है 100 है और 15 याद करिए, हमने ऐसे बना के दिखाया था आपको, इस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पे 100 लिखते हैं और यहाँ 115, यहाँ पे तब 84 का परसेंटाइल स्कोर आता है, वैसे ही इसको सेम चीज यहाँ पर करनी है, ठीक है। जब भी आपको मीन 100 और डिविएशन दिया हो, हमेशा आप इस प्रकार की टेबल बनाएं, आपको आसान रहेगा करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वी आई क्यू प्लस पी आई क्यू मिला के क्या और फुल स्केल आई क्यू तीनों हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। वर्बल आई क्यू, परफॉर्मेंस आई क्यू और फुल स्केल आई क्यू, इन दोनों को मिला के जो निकालेंगे वो तीनों निकालते हैं, ठीक है। इंडेक्स फॉर ऑल्सो कंप्यूटेड WCI, PO, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स, इतने इंडेक्स हैं, ठीक है। इंडेक्स कौन कौन से हैं, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन VCI, ये हमने 2021 की सीरीज में फिर से आपको दिखाया हुआ था, ठीक है। परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स PO, वर्किंग मेमोरी का इंडेक्स और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, ठीक है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन समझदारी वाला, परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, वर्किंग मेमोरी का इंडेक्स और प्रोसेसिंग स्पीड का इंडेक्स, ठीक है, कि आपका जो माइंड है कितनी जल्दी समझ पाता है, कितनी जल्दी समझ नहीं पाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये क्या मेजर करता है आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, कौन सा वाला, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। और परसेप्शुअल वाला जो है वो क्या मेजर करेगा आपका फ्लूइड, यानी कि जो आपकी तरल बुद्धि है, तरल वाली बुद्धि है, फ्लूइड वाली, वो क्या मेजर करेगी आपकी परसेप्शुअल वाली मेजर करेगी, और जो आपकी ये वाली है वर्बल वाली, वो यहाँ पे आपकी क्रिस्टलाइज करेगी। उसके बाद देखिए सेपरेट सब टेस्ट प्रोवाइडर पैटर्न, इसको छोड़ दीजिए, एज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर 85 to 89, ठीक है। WAIS3 का एडवांटेज क्या है, देखिए WAIS3 में आपका क्या इंक्लूड किया गया, आपका डिविएशन IQ इंक्लूड किया गया, ठीक है। डिविएशन IQ का इस्तेमाल किया गया, यूजर्स पॉइंट स्केल और इंक्लूड परफॉर्मेंस स्केल। अब आपको ध्यान रखना है WAIS3 में, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 3 में पहली बार किसका इस्तेमाल किया है, परफॉर्मेंस स्केल का इस्तेमाल किया है, कब, पहली बार परफॉर्मेंस स्केल का पहली बार हुआ इंक्लूड, पहली बार आपके WAIS3 कब हुआ था आपका 1997 में, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको एक बार पढ़ लेंगे आप क्विकली। यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2008 में इसका 4th रिवीजन होता है, यानी कब से स्टार्ट हुई कहानी इसकी, 1939, देन 1955, 55 के बाद क्या हुआ आपका जो इंपॉर्टेंट वाला है 97 में 3 आया, और फिर 2008 में क्या आ गया आपका, ये 8 में 4 वाला आ गया, ठीक है। WIS4 इसके अंदर कितने थे, देखिए यहाँ पर 10 कोर सब टेस्ट थे, 16 से 90 साल के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अंदर भी फुल स्केल IQ की बात होती है, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनाएगा वो, अलोंग विद 4 इंडेक्स स्कोर जनरल एबिलिटी इंडेक्स आल्सो इंक्लूडेड, यानी कि जो आपने ऊपर ये 4 इंडेक्स देखे ना, ये वाले जो आपके इंडेक्स है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके साथ जनरल वाला इंक्लूड किया गया। अब सवाल बनाएगा कि इसको कब इंक्लूड किया गया, कब आंसर करेंगे, 2008 में, ठीक है। WIS4 में जनरल एबिलिटी वाला जो है इस वाले इंडेक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सवाल यहाँ से भी बनाया हुआ है उन्होंने, जो आप देख रहे हैं बिने के से, देखिए जो आप जानते हैं एल्फ्रेड बिने 1905 वाला, उसके अंदर क्या था, उसकी स्केल में स्टैनफोर्ड बिने की बात हो रही है यहाँ पर, 8th स्केल थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को डिफरेंस बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। वेस्लर के अंदर क्या था, पॉइंट स्केल, और परफॉर्मेंस स्केल किसमें प्रेजेंट है, केवल वेस्लर में है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो याद करिए 1905 में जब एल्फ्रेड बिने पहली बार इंटेलिजेंस परीक्षण लेके आते हैं, वही आगे जाके क्या बनती है आपकी स्टैनफोर्ड बिने, 1916 में पहली बार आती है, 1916 में, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने वाली जो स्केल है उसी में क्या है आपका, कौन सा वाला लिया हुआ है, इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस स्केल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, नो परफॉर्मेंस स्केल, इसके अंदर निष्पादन परीक्षण आपका नहीं है, इसके अंदर केवल किसके अंदर है, आपके WAIS के अंदर है। कब इंक्लूड किया, पहली बार WIS3 के अंदर इंक्लूड किया गया था, और WIS4 में क्या इंक्लूड किया गया, आपका जनरल एबिलिटी इंडेक्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल अगर आपको बनाएगा तो यहाँ से बना सकता है। अब यहाँ पे देखिए फटाफट चलते हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल टेस्ट जो था कौन सा था, बिने साइमन परीक्षण था, बिने साइमन स्केल थी पहली बार, ठीक है। फर्स्ट इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला ग्रुप वाला कौन सा था, आपके वर्ल्ड वॉर के दौरान था, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा जो था वर्बल था, आर्मी बीटा जो था वो आपका नॉन वर्बल था, ठीक है। बाय इंडियन कौन सा है, द मोहसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट पूछ सकता है आपसे, और जोशी जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन के द्वारा कौन कौन सा है, मोहसिन का वाला और जलोटा वाला और ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इतने सब याद नहीं करने होते, लेकिन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, कोर्स ब्लॉक डिजाइन वो क्या है, परफॉर्मेंस है, ये आपके लिए मोस्ट IMP, कोर्स ब्लॉक डिजाइन, द पास अलोंग, आर्थर पॉइंट, कॉर्नल कॉक्सी, पिंटर पैटरसन, आर्मी बीटा, ये सब कौन से हैं, ये सब परफॉर्मेंस वाले, इसको याद रखने, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
परफॉर्मेंस में कौन कौन सा आएगा, कोर्स ब्लॉक डिजाइन, ब्लॉक जमाने हैं आपको इस प्रकार से, द पास अलोंग टेस्ट और आर्थर पॉइंट स्केल, ठीक है, और कॉर्नल कॉक्स, जितना आपको याद रह जाए, नाम सामने दिखा रहे हैं आपको रिसेंट में, क्यों, ताकि आपको उतना मेमोराइज में आपको याद रहे, ठीक है। तो ये सब कौन से हैं, ये सब आपके कौन से वाले हैं, ये सब आपके परफॉर्मेंस वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको ध्यान रखना है। और कल्चर फेयर में कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर आपके आर्मी बीटा है, लाइटर वाला है, कल्चर फेयर इंटेलिजेंस, देखिए काटल का आपको पूछा हुआ है इसलिए यहाँ डाला हुआ है, इसको पीवाईक्यू वाला डाला हुआ है, ठीक है। रेवेंस वाला और गुड इनफ, ठीक है, ये पहले महिला थी, बाद में जाके गुड इनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट किया है इसको, ठीक है। जो गुड इनफ है एक महिला का नाम है, बाद में जाके क्या हुआ, गुड इनफ ड्रॉ मैन टेस्ट। अब देखिए ड्रॉ मैन टेस्ट बोलेगा यानी कि, बट ऑब्वियस बात है आपका क्या रहेगा, कल्चर फेयर, ठीक है। ओके, फिर आरपीएम है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपके इसके अंदर, कल्चर फेयर वाले के अंदर, ठीक है। मेन क्या ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस में आपका कोर्स ब्लॉक डिजाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉफमैन की स्केल है, इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड, जिस प्रकार से वेशलर की करते हैं उसी प्रकार से कॉफमैन की भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप टेस्ट कौन कौन से हैं इंटेलिजेंस के, एक आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट है, हेंसन नेल्सन और कॉलमैन एंडरसन, केवल नाम ध्यान रखना है, अगर गलती से पूछ लेगा तो बन जाएगा आपसे, रेस्ट आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आपके नाम घूमेगा दिमाग में तो ध्यान रहेगा। कॉलमैन एंडरसन, हेंसन नेल्सन और कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है, आई मीन ये सब कौन से हैं आपके, समूह परीक्षण है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है आपके, ठीक है। ओके, आगे देखें यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। अभिवृत्ति जो एप्टीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पर वो कौन कौन से, देखिए डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी है, फ्लैंगन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन और एएसवीएबी आर्म सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, केवल नाम ध्यान रखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। नाम ध्यान रखना है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड नाम में ही एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड नाम में ही है, इसके आधार पर हमने पीवाईक्यू ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। याद करिए टेस्टिंग सीरीज के लेक्चर्स, ठीक है, ये सब आपको पीवाईक्यू में कराया हुआ है, ठीक है। ये दो तो कराए हुए हैं आपको, पीवाईक्यू में उठाए थे वहां पर, ठीक है। फ्लैंगन एप्टीट्यूड और आर्म सर्विस ये आपके कौन से हैं, एप्टीट्यूड वाले हैं। आप समझ रहे हैं फर्क क्या है, फर्क ये है, इंटेलिजेंस की जो हमने बात की, हमने वेस्लर को लिया, स्टैनफोर्ड बिने को लिया और हमने कॉलमैन वाले को लिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस एप्टीट्यूड वाले की। एप्टीट्यूड में कौन कौन से हैं, जीएटीबी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट और भी कई सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो सब आपके इसके अंदर इंक्लूड होंगे। फ्लैंगन एप्टीट्यूड वाला भी है, किसका है, फ्लैंगन का भी एप्टीट्यूड में है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एप्टीट्यूड का ही ये जो हम बात करिए किसके बारे में बात की, मल्टीपल एप्टीट्यूड के बारे में बात की, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। उतना परेशान होना नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए मोटर डेक्सटिलिटी, मोटर मतलब क्या होता है, आपके मोटर मूवमेंट्स की बात करेंगे, और डेक्सटिलिटी यानी कितना मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट है, एक है क्रॉफोर्ड का स्मॉल पार्ट डेक्सटिलिटी टेस्ट और दूसरा आपका है स्ट्रॉम्बर्ग डेक्सटिलिटी टेस्ट, ठीक है। इतना ही केवल इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल आएंगे नहीं, पूछेगा नहीं, लेकिन अगर मान के चलिए गलती से आपके सामने स्क्रीन पे आएगा तो आपको वहां पर करते बनेगा आराम से, इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इतना सब पढ़ना नहीं होता है सारे टेस्ट, आप डर जाएंगे, इसलिए आपको कम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये आपके अचीवमेंट टेस्ट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट में आपको कुछ ये देखिए, क्लरिकल एप्टीट्यूड में देखिए क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट ऑफ डीएटी, आपका जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसी के अंदर ये दिया हुआ है, और मिनेसोटा क्लरिकल टेस्ट, ठीक है, क्लरिकल एप्टीट्यूड के लिए होता है। और यहाँ पे देखिए क्रिएटिविटी की बात करेंगे, क्रिएटिविटी में कौन सा है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, टीटीसीटी बताया था अभी। और देखिए मेडनिक का है रिमोट एसोसिएशन टेस्ट, पूछ लेगा कि इनमें से कौन से क्रिएटिविटी वाले टेस्ट है या नहीं है, तो टीटीसीटी तो बन जाएगा, टॉरेंस का बन जाएगा आपसे, लेकिन उसके साथ ये भी बनना चाहिए रिमोट एसोसिएशन टेस्ट मेडनिक का, ठीक है। मेडनिक का आरएटी 1971 में ये 60-62 के आसपास आपका आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखा हमने इंटेलिजेंस के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, यहाँ पर हमने दो देखे, यहाँ पर हमने कई सारे देखे, डीएटी जीएटी भी, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पर्सनैलिटी असेसमेंट में देखिए क्या क्या आता है, आपका रॉर्शच इंग्लॉट टेस्ट आता है, होल्जमैन, कई सारे आते हैं, लेकिन आपकी जो काम का है वो रॉर्शच है। इसके अंदर कितने स्केल्स, सॉरी कितने प्लेट्स होते हैं, आपकी 10 प्लेट्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। रॉर्शच के अंदर कितनी प्लेट्स हैं आपकी, 10 प्लेट्स होती हैं। और आपकी जो है पर्सनैलिटी असेसमेंट में एक और चीज है, वो इंपॉर्टेंट है आपकी टीएटी यानी कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये किसके द्वारा दिया गया हो, याद करिए, ये दिया हुआ आपको हेनरी मरी के द्वारा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेनरी मरी के द्वारा दिया गया है आपके 1935 में, ठीक है। कौन सा, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जहां पर आप क्या करते हैं, परसेप्ट करते हैं, और वहां पर क्या बनाते हैं आप, स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। स्टोरी बनाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे, उसकी स्टोरी बनाएंगे। रॉर्शच में क्या होता है, इस प्रकार से इंग्लॉट रहती है, उसके आधार पर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। दोनों ही क्या है आपके यहाँ पर, दोनों ही यहाँ पर आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, ठीक है। प्रक्षेपी तकनीकें हैं दोनों, इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, आगे हम चले यहाँ पर, उससे पहले थोड़ा सा जरा एक बार यहाँ देख लीजिए इंटरेस्ट की हम बात करें, क्योंकि देखिए ऐसा सवाल जो होता है वो आप जस्ट एक दो दिन पहले पढ़े, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट में देखिए फर्स्ट इंटरेस्ट इन्वेंट्री, अगर आप केवल ये पढ़ते रहेंगे तो टेस्टिंग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री, ई के स्ट्रॉन्ग द्वारा दी गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1927 में इसको नाम चेंज करके क्या बनाया गया, स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, और बाद में क्या बना है, स्ट्रॉन्ग कैम्बल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, ठीक है, बाद में बनी है। कूडर का देखिए ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट सर्वे है, आपसे पूछ लेगा इंटरेस्ट वाले कौन कौन से, तो कूडर ध्यान रखना है, जैक्सन का नाम ध्यान रखना है 1977 में, ठीक है। बस इतना ही आपके इंटरेस्ट के लिए है। और यहाँ पे देखिए ये आपका वैल्यू है, स्टडी ऑफ वैल्यूज किसके द्वारा दी गई है, अल्पोर्ट, वेर्नर, लिंजी, सवाल पूछा था एस्थेटिक, मोरल और वो वाला। और ये देखिए रोकिच का वैल्यू सर्वे, आरवीएस 1973,
ये कौन से हैं, केवल नाम ध्यान रखें इनके आप, वैल्यू वाले टेस्ट हैं। ठीक है, ओके। आगे देखेंगे यहाँ पर एटीट्यूड स्केल्स की अगर हम बात करें, देखिए ऑसगुड का सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, स्टेपल्स में केवल एक होता है, इसको किया हुआ है। लाइकर्ट स्केल की यहाँ पे बात हो रही है, जो आप देखते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह ऑर्डर करते हैं, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का भी आपको देखिए एक अलग से लेक्चर लिया हुआ है टेस्टिंग सीरीज में, तो उसको आप देख लेंगे, उसको आप रिवाइज कर लेंगे। ये इसको अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनेगा तो आसान आएगा, एल्स डिफिकल्ट आएगा तो किसी से नहीं बनने वाला है। ठीक है, आप परेशान ना हो इस चीज के लिए। लेकिन मेन जो था आपका वो था इतना वाला, इसको हमने यहाँ पर कवर किया। और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन वेरियस सेटिंग्स, ये आपका सवाल आता है अप्लाइड बेस पे आएगा, तो आपको वहां पर अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उसको वहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। हेनरी मरे की जो नीड्स है कितनी है, 20 नीड्स की बात करते हैं, उसके अंदर आपका जो है हमने पीवाईक्यू के अंदर उसको किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इंटेलिजेंस का आपको WIS का भी समझाया, वो आप ध्यान रखेंगे। क्रिएटिविटी में आपको दो बताए, टॉलरेंस वाले वो ध्यान रखेंगे। एप्टीट्यूड में आपको बताए हुए हैं GATB, वो सब चीजें उनको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो आपके टेस्टिंग सीरीज के जो लेक्चर्स हैं उसको अगर आपने किया हुआ है तो दिक्कत की बात ही नहीं है, आपका प्रॉपर्ली वहां से अच्छे से रिविजन हुआ है। क्योंकि ये जो स्कोरिंग एरियाज है यहाँ पे आपको मेजरली यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, और यहाँ से एक दो सवाल आ गया तो मिल आ गया। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 3 का रिवीजन। थैंक यू।